राइट, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। और थोड़ा सा हमने कुछ बिल्ड किया था एक आर्गुमेंट के भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये इसके साथ इतना इसके अंदर जो है वो दोनों साइड्स इसके इसके प्रोपोनेंट्स एंड दोज हु आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, वो दोनों जो हैं वो अपने अपना साइड बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज यूजफुल या ग्लोबलाइजेशन से क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ग्लोबलाइजेशन इज अ ग्लोबल ट्रेंड आफ्टर द 1980s, इट हैज गेन मोमेंटम and therefore it's irreversible. So developing countries, what they should be doing, they should be trying their best to get the best out of it and to leverage it in their own interest. ठीक है जी, share the screen. हाँ जी, राइट, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक, और उसको टैप करें और अपने लिए फायदा उठाएं। ये काम होना चाहिए एक डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान का, ये काम होना चाहिए कि इस ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल, नो डाउट अबाउट इट, इट्स इरिवर्सिबल, इसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए सबसे पहले माइंड में क्लैरिटी ये होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और उसकी उसमें इन्वॉल्व है द ट्रांसफरेंस ऑफ human innovation and technology, and also actually the financial flows, that's very important. और जब हम फाइनेंशियल फ्लोज की बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि जी जो मार्केट्स हैं, चाहे वो किसी रिमोट एरिया की मार्केट अब क्यों ना हो, even the village markets, they will be impacted by international forces. इसीलिए तो हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं अब ये इम्पैक्ट करेंगी सारी दुनिया को, सारी दुनिया की मार्केट्स को। अब मार्केट्स की जहां तक बात आती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो बिजनेसेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ मार्केट्स, राइट। इकोनॉमिस्ट तो आपको यही कहेंगे ना, वो तो दे डोंट लुक एट बिजनेसेस, दे लुक एट द कंप्लीट मार्केट। तो वो मार्केट जो है वो एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, मार्केट का एक और वर्ड है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के फायदे बहुत हैं। कंपीट होता है ना, देखो क्या लिखा है, कंपटीशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, तो प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ही करनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के बड़े फायदे भी हैं। लेकिन हर चीज मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। तो जो ग्लोबलाइजेशन का नया ट्रेंड है उसमें याद रखना है हमने कि वेयर एज मार्केट्स आर in production, they are far more efficient as compared to the public sector. लेकिन हर चीज मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। रीजन देखो, इन्होंने लिखा है वर्ड टू वर्ड, यहाँ पे रीजन लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि markets do not necessarily ensure that benefits of increased efficiencies are shared by all. अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमने अपनी मार्केट्स को भी मोटिवेटेड मेंटेन रखना है, ताकि मार्केट की जो जितनी ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा, उतनी ज्यादा मार्केट अच्छा अच्छा जो आउटकम है वो डिलीवर करेंगी। आपको पता है ना, जब compete करती हैं फर्म्स तो प्राइसेस कम होती हैं और प्रोडक्ट इंप्रूव होती है, तो वो फायदे तो है। लेकिन भाई प्राइवेट सेक्टर के मार्केट्स के नुकसानात भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन यानी जब इंटरनेशनल मार्केट को आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके फायदे भी हैं। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने ज्यादा जो है वो कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं। व्हाई? बिकॉज मार्केट्स डू नॉट नेसेसरली इंश्योर that benefits of increased efficiency are shared by all. It is a better option. लेकिन अगर आप बाहर की इंपोर्टेड चीजें यूज करते रहोगे तो खुद को कुछ भी नहीं बनाओगे, और वही होगा, डेट के अंदर फंसोगे जैसे पाकिस्तान फंसा है। तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, बिकॉज हमने मार्केट्स भी चलानी है और साथ साथ उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको लोगों के अंदर शेयर भी करना है। ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको शेयर कैसे करना है। इसीलिए तो हम ये स्टडी कर रहे हैं ना कि यार अगला वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी है कि बुरे, छोड़ो उसे, बात ये है कि कैसी होनी चाहिए, ताकि ये जो मसला है कि एफिशिएंट तो वो है लेकिन जो एफिशिएंसी गेन्स है वो शेयर नहीं हो रहे। इस मसले को कैसे हल किया जाए, हम इस वक्त ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया।
तो ग्लोबलाइजेशन फिनोमिना, और हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो हमें पता है कि वो 1980s के बाद से बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो की है। अच्छा जी, अनपैरेलल्ड ग्रोथ, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, 20th सेंचुरी इनकम ट्रेंड्स। अब ये तो हम पिछले दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको यही बताया ना, इट्स नॉट अ रीसेंट फिनोमिना, इट कुड बी ट्रेस्ड बैक टू मिलेनियम्स अगो। हमें नूर ने यही बात बताई थी ना कि इट कैन बी ट्रेस्ड long time back, but it has become very rapid. The 20th century saw unparalleled economic growth with global GDP increasing almost 5 times, but this growth was not steady. अच्छा, 20th century किसको हम कहते हैं? 20th century जो है वो हम कहते हैं जो कि एंड, अब ये बात इंपॉर्टेंट, मैं बार बार 21st century की बात कर रही हूँ बच्चा। 21st century जो है वो 2000 से शुरू होकर अब हम 21st सेंचुरी, 2000 से 21st सेंचुरी शुरू हुई थी। 20th सेंचुरी से मुराद यानी कि 1901 से लेकर और 1999, दैट्स द 20th सेंचुरी। ठीक हो गया? तो इस दौरान यानी कि सर 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी, इसके दो मेजर इवेंट्स थे, दो वर्ल्ड वॉर्स, याद रखो। इस याद है? ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोगों को ना आपका होनी चाहिए थोड़ी जनरल नॉलेज। वर्ल्ड वॉर्स दोनों कब हुई थी? क्यों मैं बात कर रही हूँ 20th सेंचुरी की? 20th सेंचुरी से मुराद सन 1901 से लेकर सन 1999 तक, इस दौरान जो वर्ल्ड इवेंट्स थे उन्होंने इकोनॉमीज को भी, इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी, और जिस तरह बिजनेसेस जो है वो ऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट को ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है वर्ल्ड, ये जो इवेंट्स होते हैं। तो सबसे बड़े दो मेजर इवेंट्स जो इसमें समझे जाते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन दो तीन जो कम से कम फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत रेलेवेंट है, उनकी डेट्स बच्चे आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है? मुझे कोई बईद नहीं है कि मैं इम्तिहान में उठा के दे दूं कि जी कोई ऐसी चीज दे दूं जो कि जिसके अंदर आपको ये पता हो कि भाई वर्ल्ड वॉर्स कब हुई थी। ये मुमकिन है, आई कैन डू दैट। सो प्लीज लिख लो इसको कि डिप्रेशन दुनिया में कब आई थी, उसके बाद ये कि वर्ल्ड वॉर्स कब हुई थी, और उसके बाद ये कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कब बने थे, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह कब बने थे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ये निकाल के रखें। अच्छा जी, उसके बाद जो और मेजर इवेंट्स जो हैं, हाँ 2008 का जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वो क्या था? 2008 का क्या था आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और 2008 नहीं, यानी 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑफ कोर्स वो 21st सेंचुरी की का इशू था, लेकिन नेवरदलेस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्राइसिस सारे आए थे। लेकिन इन क्राइसिस के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, यानी कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से एडवांस होती। देखो ना, सन 1901 से लेकर और 1999 तक कितनी चीजें हुई हैं भाई। टेक्नोलॉजी किस तरह इंप्रूव हुई है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हुई है, यही तो फिर देखो सन 1980 से लेकर 90 तक आपकी ये इंटरनेट इन्वेंट हुआ है, तो बहुत कुछ हुआ है। और इन सारी टेक्नोलॉजी के चेंजेस की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज इन जीडीपी। सिंपल सी बात है, दुनिया की जीडीपी इंक्रीज हुई है 5 फोल्ड, और ये हम सन 2000 तक बात कर रहे हैं, ये उसके बाद उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब यह है कि दुनिया अमीर हो रही है, क्या हम अमीर हो रहे हैं? नहीं यार, हम तो लेफ्ट बिहाइंड में से है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो ये यहाँ पे यही बात वो लिख रहे हैं। Although the 20th century saw unparalleled economic growth with global per capita GDP increasing almost 5 times, but this growth was not steady. This growth was not steady. The strongest expansion came during the second half of the century, a period of rapid trade expansion accompanied by trade. ये second half क्यों? Right after the 2 world wars, बच्चों। वर्ल्ड वॉर्स हुई, दुनिया ने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट अ गुड वे, इस तरह तो
पूरी दुनिया की इंसानियत को इससे नुकसान होता है, तो अब हमने जो है ना वो लड़ना नहीं है, हमने जो है ना वो ट्रेड करनी है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए IMF, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी बने और फायदा भी हुआ, लेकिन सबको इक्वल फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग, कुछ कंट्रीज को नुकसान भी हुआ। देखो हमारे मुल्क ने कई फेजेस में इससे फायदा उठाया है, लेकिन उसके नुकसानात भी होते हैं। हमने मैं शुरू से यही बात कर रही हूँ कि आपने ये नहीं कहना ग्लोबलाइजेशन बुरी चीज है, नहीं, आपने ये कहना है नहीं, ग्लोबलाइजेशन एक इरिवर्सिबल रियलिटी है, हमने ये सोचना है कि इसमें से मैक्सिमम गेन्स हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस सब का फायदा तो हुआ था, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं, और यही नुकसानात मैं आपको पहली क्लास से पढ़ा रही हूँ। द गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज एंड रिच एंड पुअर पीपल विद इन कंट्रीज हैव ग्रोन। ये एक रियलिटी है जो सन 2000 से चलती आ रही है और अभी तक चल रही है, और ये एग्जैजरबेट हो रही है, ये ज्यादा खराब हो रही है। द रिचेस्ट क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सॉ इट्स per capita GDP increase nearly 6-fold during the century, while the poorest quarter experienced less than 3-fold increase. क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि poor as well as the rich have benefited from globalization, but it's just that the rich, who are very small in number, benefit much more as compared to the poorer and left behind sectors. They do. ठीक हो गया? अगर आप सेंचुरीज पहले की बात करें तो तब तो पुअर इससे भी शायद ज्यादा पुअर होते थे, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इतनी ज्यादा होती थी, थिंग्स वर डिफिकल्ट इफ यू गो बैक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो ओवरऑल ह्यूमैनिटी हैज गेन फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हमने ये सोचना है कि यार ह्यूमैनिटी गेन कर रही है, हम अपने गेन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो यस, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज इट हैज हेल्प्ड। जो हमें स्टेटिस्टिक्स दिखाती हैं वो यही कि ग्लोबलाइजेशन से इंसानियत का फायदा हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट बिहाइंड है उनका कम फायदा होता है। हमने अब ये सोचना है कि इस फायदे को बढ़ाएं कैसे। और जहां तक पाकिस्तान का है, हमारे कुछ ऐसे अदवार गुजरे हैं जिसमें हमने ज्यादा फायदे उठाए हैं, और कुछ अदवार ऐसे गुजरे हैं जिसमें हम फायदा नहीं उठा सकते। हमने वापस उन्हीं अदवार की तरफ जाना है जहाँ पे हमने इस ग्लोबलाइजेशन का, जो कि इरिवर्सिबल ट्रेंड है, ज्यादा फायदा उठा सकते। ये सब कुछ लिखा हुआ है, गौर से पढ़ लेना इसको। ठीक हो गया? अब सवाल ये है कि कैसे। क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही होता है ना, हाउ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट वर्ल्ड ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड, so we are smart enough to know that, but just how far have developing countries been involved in this integration? हम किस हद तक involved हैं? ठीक है? A large number of developing countries have made only slow progress to have lost ground. In particular, per capita incomes in Africa have declined relative to industrial countries, and in some countries have declined in absolute terms. So जहां जहां war वगैरह है, ये जो चार्ट नंबर 2 है, इसको आप इसको क्लिक करके देख लेना। ठीक है? जैसे क्लिक करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रही, बट यू गाइज शुड डू दैट। इम्तिहान में मैं उठा के दे दूंगी, मेरी से कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो देख लेना इसको गौर से। और ये चार्ट आपको क्या चीज दिखाएगा? ये चार्ट आपको चीज दिखाएगा जहां जहां वॉर हो रही है ना कंट्रीज में। अब देखो अफगानिस्तान, हमारे पास इतने बुरे हालात नहीं थे अफगानिस्तान के हमेशा, आप लोगों को पता होना चाहिए। देयर वाज अ टाइम व्हेन अफगानिस्तान वाज डूइंग प्रीटी ऑल राइट, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। अफगानिस्तान वाज अ रिच एरिया, उनके इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन 20-25 साल से तो उनकी डायरेक्ट जंग चल रही है ना ऐसे ममालिक के अंदर, तो इनफैक्ट लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटी है। तो ऐसे भी एरियाज और स्पॉट्स हैं, हमने उसमें अपने आप को नहीं गिरने देना, हमने ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन के रहना है प्लीज, और इसके फायदे उठाने हैं, और ये देखना है कि उसमें उसके एम्बिट के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपनी जो नेशनल इंटेग्रिटी है, हमने किस तरीके से अपनी वैल्यूज को, हमने अपने रिलीजन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस सब में रहते हुए, इस हिसार में रहते हुए, क्योंकि अगर इससे बाहर निकल जाएंगे तो बहुत ज्यादा मसाइल हुए हैं। और ये चार्ट्स यहाँ पे आपको ये चीज दिखाएंगे, तो गौर से देख लेना। सो कहता है जी, इन चार्ट से 4 चीजें हमारे सामने खुल के आई हैं, सारी चीजें हमारे सामने खुल के आई हैं। 4 चीजें। पहली चीज, ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज एज अ होल हैव इंक्रीज देयर शेयर ऑफ ट्रेड। तो हमने करना यही है। वजह क्या है कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं NIEs की, यानी कि न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की। याद रखो कि जो तुम्हें चार्ट दिखा रहे हैं सन 1999 तक के हैं, तब तक ये जो NIEs हैं इसको कर लेना, गूगल कर लेना। NIEs आर हांगकांग, ताइवान, अच्छा जी, सिंगापुर,
आई थिंक मलेशिया भी इसके अंदर ऐड करते हैं वो कई दफा, ये सारे जो ममालिक के साथ 2000 तक दे वर रियली गोइंग फॉरवर्ड। अब इसके अंदर चाइना भी इंक्लूड हो चुका है, इनफैक्ट इट हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर। सो अब ट्रेड की डायनामिक्स चेंज हो गई, जो जो पहले डेवलपिंग कंट्री था अब वो वेरी वेरी टफ टाइम दे रहा है टू द most developed country in the world. So this has changed again. So what it has shown you, it has shown you those countries like China who have really tapped into their human resource. They have used this globalization to their advantage, right? और वो ये आपका क्या ख्याल है, ये जो CPEC है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये सिर्फ वो दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं? वो अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। और हमारा काम ये है कि ठीक है भाई, आप लोग अमीर हो, हमें आपके अमीर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जो सारी डेवलपमेंट कर रहे हो उसको हम भी अपने लिए यूज कर सके तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, विन विन सिचुएशन। सो trade in developing countries, and China is a golden example. Before China it was the NIEs or the newly industrialized economies. ये सारी golden example है कि जब developing countries trade को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं तो वो बहुत तेजी तेजी से डेवलप करते हैं, तो ट्रेड इज गुड। सेकंड थिंग, capital movements depicts that many people associate globalization sharply increased private capital flow to developing countries during much of 1990s. Shows that increase follow a particularly dry period in the 1980s. Net official flow of aid or developing assistance has fallen. So अब आपको लोग जो है ना सिंपली जो एड दे दिया करते थे, पाकिस्तान में बहुत एड आया करती थी, खत्म, फिनिश्ड, और वो सन 2000 से ही वो तो चीज खत्म हो गई थी। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल फ्लो के लिए, मैं बताती हूँ। ट्रेड तो एक और चीज है ना, ट्रेड तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कैपिटल फ्लो क्या है? कैपिटल फ्लो है कि दूसरे ममालिक से आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आज की नहीं, कल की, सॉरी, यस्टरडेज खबर ये है कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो रहा था, बिल्कुल ही हमारा तो जो करेंसी थी वो गिर रही थी इनटू नीचे, बहुत सडनली उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन हो रही थी। तो इंजेक्शन हुई कहाँ से भला? सऊदी अरब से, कल की हुई है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के देखो। है जी राजा साहब, हुई है ना जी इंजेक्शन? ओके, सो ये इंजेक्शन हुई है फ्रॉम सऊदी अरब, ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल मूवमेंट। उन्होंने तो जस्ट लाइक दैट हमें दे दिया, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, एकदम पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बड़ी हैं, फौरीना दो तुम्हें हम कर्जा दे देते हैं। तो अब वैसे मुफ्त के पैसे कोई नहीं मिलते। ओ बाय द वे, मुफ्त के पैसे मिला करते थे 1960s में, मुफ्त के पैसे मिला करते थे, बड़े अच्छे जमाने थे हमारे माँ बाप के। मुफ्त के पैसे आते थे अमेरिका से, जो उन्होंने वापस भी नहीं लेने होते थे। तो वो 1960s में होता था भाई, अब वो खत्म हो गया है, हमें उसकी आदत पड़ गई है, मुंह को खून लग गया है, तो प्रॉब्लम है ना। खैर एनीवे, अब अगर हमें कैपिटल मूवमेंट चाहिए तो हमें कर्जा ही मिलेगा सिर्फ, तो लेकिन वो भी दे दें तो उनका शुक्र है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज ना ये कर्जा है, और हाँ जी क्या कहते हैं, यस मैम, सऊदीज हैव इंजेक्टेड 3 बिलियन, देखा तो हमारी एकदम मिला ना वो उसको एक हमारी करेंसी को एक बूस्ट मिला ना। तो खैर है तो वो भी कर्जा। तो इस वक्त देखें जी, ना तो कोई गिफ्ट आपको देगा जो पहले दिया करते थे गिफ्ट, ना आपको गिफ्ट मिलने लगे हैं, और कर्जे से आपको पता है कर्जे के अपने बड़े मसाइल हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है बच्चों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी चीज हुई है, अच्छी चीज है, अब ये बात याद रखें, अच्छी चीज ये है कि आपकी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और खास तौर पे जो डैम शैम बनाने के लिए कुछ पैसा आया था, आई मीन आई एम नॉट रियली फॉलोइंग दैट स्टोरी, लेकिन वो पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी। ये इक्विटी है, डेट होती है, इक्विटी होती है, फाइनेंस के लोग आपको बताएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इक्विटी, और बट अनफॉर्चुनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर तो वो पोर्टफोलियो है, विच मीन्स कि वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो एक्चुअली आके फैक्ट्रियां यहाँ पे बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और वो हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए, तब हम ग्लोबलाइजेशन का फायदा रियली उठा रहे होंगे। नहीं तो ग्लोबलाइजेशन का जो फ्री गिफ्ट्स आया करते थे वो तो खत्म। और दूसरा ये कि
जो डेट है उसका अपने नुकसानात होते हैं। सो ट्रेड का फायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड जनरली एक अच्छी चीज है। इसी तरह कैपिटल मूवमेंट का तब सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सके पाकिस्तान के अंदर। पढ़ लेना ये क्या कहते हैं इनको, रोशन डिजिटल, वो एक काइंड ऑफ अच्छी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा आपको जो है ना वो भी कुछ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो ही है, लेकिन दैट्स अ गुड थिंग। खैर, मूवमेंट ऑफ पीपल, यस वी हैव गेन्ड अ लॉट थ्रू इट। हमारे कितने सारे वर्कर्स बाहर जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी गई थी खड्डे में अगर रेमिटेंस ना होते, और ये भी तभी पॉसिबल था because of movement of people. Workers move from one country to another partly to find better opportunities, जो कि पाकिस्तान में हुआ है। ओके, सो ये देखो कितना बड़ा फायदा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का फायदा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो उसको हमने काफी ज्यादा लेवरेज किया और आगे भी और लेवरेज करने की जरूरत है। सो ये भी देखेंगे। तो ये स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, खुद की थोड़ा ही बनाया हुआ है जूम, ये तो हमें मुफ्त का मिला हुआ है। खुश रखे अल्लाह उन अंग्रेजों को जिन्होंने इसको बनाया। वैसे तो अब चाइनीज भी बना रहे हैं, तो चाइनीज का वो हम यूज नहीं करते, टिकटॉक थे दिस दैट, तो वो सारा हमने तो नहीं थोड़े ही बनाया ना, वो तो हमें उन्होंने जस्ट लाइक दैट दे दिया है। शुक्र है भाई हम इसको यूज कर रहे हैं और उसको फिर लेवरेज कर रहे हैं। करना चाहिए ना करेंगे तो फिर अब अपना ही नुकसान करेंगे जब दुनिया आगे जा रही है। हाँ, इसको डेवलप करने में अब पाकिस्तानीज अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट में, इसके बैक एंड के ऊपर पाकिस्तानीज व्हेन दे गो अब्रॉड, तो वो इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में खास तौर पे जो उसका सॉफ्टवेयर का साइड है उसमें इम्पोर्टेंट, तो जो चीज आपके पास बन के आती है, बनाते तो वो ये एडवांस्ड ममालिक ही बनाते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तानी अपना हिस्सा डालते हैं। दैट्स गुड, दैट इज एक्सीलेंट। तो ये नई दुनिया है। जब भी कोई अच्छी प्रोडक्ट बन के आती है उसका वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बना रहा होता, बहुत सारे मुल्क मिलके बना रहे होते हैं। तो ठीक है, हमें इस वक्त ये है कि हमें उसको यूज करना है। तो देखो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। हमने अपने इंपॉर्टेंट है, हमने अपने आप को कट ऑफ करके दुनिया से नहीं रखना। हमारे लोगों के लिए नुकसान होगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा अगर हम अपने आप को कट ऑफ करें, क्योंकि ट्रेड भी हमारे फायदे में है। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं और हम दूसरे लोगों की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट चीज क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पावर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो हाँ, ग्लोबलाइजेशन अगर जो है वो ग्लोबलाइजेशन हर मसले का हल नहीं है। पावर्टी और इनइक्वालिटी एक दो ऐसी चीजें हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन फाइट नहीं कर सकती। सो बेसिकली कहने का मकसद ये, पढ़ लेना गौर से, इसका मकसद ये कि पावर्टी इनइक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ग्लोबलाइजेशन को हार्नेस करके हुकूमतों ने पावर्टी और इनइक्वालिटी को कम करना है। ठीक है, बात समझो कि डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन ना पावर्टी कॉज करती है ना इनइक्वालिटी कॉज करती है, नहीं, ये बहुत बड़े मसाइल हैं, इनके साथ ग्लोबलाइजेशन पर से डायरेक्टली डील नहीं कर सकती पिछली जो ग्लोबलाइजेशन थी। Fourth wave of globalization, shaping the new wave of globalization, globalization 4.0 actually acknowledges this as a problem. ठीक है, whereas globalization had not directly created these problems. Okay, it had not. लेकिन उसने एज सच हुकूमतों को वो सपोर्ट नहीं दी जो कि शायद लेस डेवलप्ड कंट्रीज की हुकूमतों को चाहिए होती है। मगर इनका सोल्यूशन ग्लोबलाइजेशन के पास नहीं है, इसका सोल्यूशन लोकल लेवल पे। इसीलिए तो आपको सिखाते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। इसका प्रॉब्लम ये ना क्रिएट की गई है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन को हार्नेस करके, ग्लोबलाइजेशन को यूज करके इन मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। और जब हम कहते हैं शेपिंग द न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसका मतलब यही है कि जो पावर्टी इनइक्वालिटी है, नई वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन ने, इसमें ये नहीं कहना कि जी ये ग्लोबलाइजेशन ने तो नहीं किया था, ना किया हो, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगली ग्लोबलाइजेशन जो है उसने इसका ख्याल करना है
क्योंकि अब हमने अपने आप को SDGs के साथ कमिट करना है. All right, how can the poorest countries like Pakistan catch up? How can we come out of this जो आप कहते हैं ना whirlwind? ठीक हो गया ना, जो याद है हमने बनाया भी था, ये इलियास ने और दूसरा कौन, मोहसन और इलियास ने बनाया था ना लास्ट टाइम डायग्राम, कि हम एक भंवर में फंसे हुए हैं, तो इस भंवर से कैसे निकलना है यूजिंग ग्लोबलाइजेशन. उसके उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो स्टेबल हो, ओवर टाइम स्टेबल हो, आपके इदारे मजबूत हो. देखो उन्होंने लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, स्टेट बैंक, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. बड़ा अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए. हो आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज, सिंपल यहाँ पे मतलब है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करो. लोगों अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करो. हमने बहुत कोशिश की, हमने अपनी करेंसी को जो है वो डेप्रिशिएट कर लिया और हमने बढ़ाने की कोशिश की, और द गुड थिंग इज कि कुछ उसके नताइज भी आए. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर सके, देखो ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक और बात, पाकिस्तान नहीं कर सका, हम इस पे बहुत हमने मार खाई है. और पिछले चंद सालों में वाकई जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो उल्टे पड़े हमें बहुत सारे बीच में से अनफॉर्चुनेटली. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स छोड़ दें. हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी शुरू की अंडर बिकॉज ऑफ FATF, डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, वाज गुड. ठीक है, FATF तो हमने फिर भी ग्रे लिस्ट में लिखा, लेकिन उसके हमें कुछ ऐसी उसके उसके फवायद हुए जो बाद में हमें जिसका वाकई जो है ना वो फायदा पहुंचेगा. और आपकी वाकई इन माय ओपिनियन एज एन इकोनॉमिस्ट हम बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम गुजार लेंगे एक दफा तो, और अगर टोटली कोई खुदा न खासा डिस्टेबलाइज ना हो गया, इसके लिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हमें नहीं मदद कर सकती. दुआएं मांगा करें, मैं तो बहुत मांगती हूँ अपने मुल्क के लिए. तो अगर तो वो हमने गुजार लिया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ मजबूती से स्टिक ऑन करते रहे और इसको थोड़ा टाइम दिया, तो आई बिलीव कि थिंग्स कैन इम्प्रूव. लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं वो ज्यादा मॉनेटरी साइड के ऊपर हुए हैं, फिस्कल साइड पे उतने नहीं हुए. नाउ दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, बट रट लो. Structural reforms in Pakistan have been more on the monetary side and less on the fiscal side, so that's been a problem. Okay, strong institutions and effective governance. Again, इस पे हमने बहुत मार खाई है. Education, training, yes, unfortunately हमारी जो education है that does not respond to the market requirements. So, external debt, हाँ, हम debt के ये जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ा इशू है. जितना बेहतर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक कंट्री परफॉर्म करेगी, जितना बेहतर इन सारे चीजों के ऊपर परफॉर्म बेहतर करेगी, यानी कि उसकी पॉलिसी स्टेबल होंगी, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा होगा, उसके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो हाई क्वालिटी होगी, और इसी तरह वहाँ पे जो डेट है उसकी मैनेजमेंट बेहतर होगी, उतना ज्यादा वो मुल्क ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा सकता है. और डेवलपिंग का जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर ममालिक हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं. कैसे हेल्प कर सकते हैं? ट्रेड को प्रमोट करके, फेयर ट्रेड को प्रमोट करके, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक्चुअली इन्वेस्ट करके. ठीक है, इन्वेस्ट करके, नॉट जस्ट throwing money at it, no, but going and investing there. So if you have, as a poor country, हमें पता है क्या कहना चाहिए डेवलप्ड कंट्री से? सर जी, हमें आपकी डेट से ज्यादा प्लीज आके हमारे पास इन्वेस्ट करें. अच्छा, वो कहते हैं जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने हालात भी तो इतने बुरे रखे हुए ना, थोड़े से बेहतर हालात करें अपने मुल्क के हालात पे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कुछ थोड़ी बहुत गवर्नेंस वगैरह को इम्प्रूव करें, और उसके बाद कहें सऊदियों से सर जी प्लीज यहाँ आके इन्वेस्ट करें हमारे ग्वादर में. रियल सोल्यूशन वही है. इनकी डेट लेने से हमें खास फायदा नहीं होने लगा. खैर, डेवलप्ड कंट्रीज अगर वाकई गरीब ममालिक की मदद करना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रमोट ट्रेड, इनकरेज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और डेवलपमेंट असिस्टेंस की भी जरूरत होती है. ये अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं मांगनी चाहिए, ये भीख होती है बाय द वे, दिस इज भीख, तो हमें नहीं मांगनी चाहिए.
but countries like Afghanistan for example, तो मर जाएंगे लोग वहां पे अगर ये ओडी है, और ये ओडी है जिसको कहते हैं, ये एक्चुअली फ्री मनी है ना, तो ये जरूरी है ओडीए फॉर दी पोरेस्ट ऑफ द पोर। अल्लाह का शुक्र है हम उसमें नहीं है, हम अपना खुद खा कमा सकते हैं। तो ये ओडीए दुनिया भर की कम हो रही है, बट दिस नीड्स टू गो अप बिकॉज देयर आर रियली फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच कैन नॉट सपोर्ट देमसेल्व्स एंड दे नीड डेवलपमेंट। सो ये 3 पॉइंट्स जो है ये हो गया कि क्या करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज को, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने ये जो ग्लोबलाइजेशन है इससे ज्यादा फायदा उठा सके। सो ज्यादा तो काम है डेवलपिंग कंट्रीज का अपना, कि वो ये सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करें और ऐसे हालात पैदा करें कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज भी हेल्प कर सकती हैं बाय टेकिंग दीज 3 मेजर्स, और उनके लिए खुद से ये है, डेवलप्ड कंट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके अपने वर्कर्स की नौकरियां जाती हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नंबर 7, ये सबसे ज्यादा आपके सामने क्लियरली नजर आता है आफ्टर ब्रेक्सिट का क्या मतलब है भाई? हम नहीं इंटीग्रेटेड रहते यूरोप के साथ, किसने किया था? लिख लो, ये मैं उठा के इम्तिहान में दूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं पता व्हाट ब्रेक्सिट इज तो यू शुड नो। अभी मैं सवाल नहीं पूछ रही, अगली क्लास में 100% पूछूंगी व्हाट इज ब्रेक्सिट एंड हाउ डज इट show that advanced countries are very concerned about their workers' interest. So the question is for the next class. How does Brexit show that advanced countries are very concerned about the harm globalization can do for their workers' interest? I'm not going to explain this. This you're going to do as a करके आना, ओके बल्कि मैं लिख भी दूंगी। ये ब्रेक्सिट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तुम लोगों को मिल रहा है आफ्टर दिस क्लास। थोड़ा टाइम रह गया वैसे, लेकिन अब मैं जा रही हूँ ग्लोबलाइजेशन 4.0 की तरफ। अगर तुम लोगों को ये नया नजर नहीं आ रहा, आई होप आ रहा हो। भाई 4.0 है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी तो कुछ होंगे ना चीजें, यानी शेपिंग द नेक्स्ट वेव। जो नेक्स्ट वेव इज कॉल्ड द 4th वेव, ओके, shaping the next wave. This is the 4th wave according to और ये भी ये जो 4th wave है इसके ऊपर इतना लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा। मैं जो आपका होता है एकेडमिक लिटरेचर, अभी इसके ऊपर उसने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन नेवरदलेस मेरे हिसाब से जो प्रोफेशनल लिटरेचर है, और खास तौर पे इसको क्योंकि 4th वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन का टर्म यूज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुका है जिसके अंदर सारी दुनिया के जो बिजनेस के लीडर्स होते हैं, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उसको इंक्लूड किया। तो अगर वो ये टर्म यूज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन 4.0, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, ये 4 वेव्स हैं क्या। अच्छा, तो जो आपकी बाय द वे बुक्स हैं और ग्लोबल बिजनेस, उसमें ये टर्म अभी नहीं कोई यूज होनी शुरू हुई। सो वी आर लिटिल बिट अहेड ऑफ आवर टाइम्स, लेकिन होना चाहिए ना, व्हाई नॉट, हो जाएगा अडॉप्ट। जब इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4.0 ग्लोबलाइजेशन 4.0 की टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, तो बाकी जो है वो एकेडमिक्स को भी असूली तौर पे करना चाहिए। खैर, ये जो बंदा जिसने ये लिखा है ये कोई बहुत बड़ा एकेडमिक तो है नहीं, लेकिन नेवरदलेस ये एक आई थिंक personally इसको पढ़ने के बाद I thought it made sense, so that's why I'm sharing it with you. Right. इस पे ग्लोबलाइजेशन का फिर से उन्होंने डेफिनेशन इस बंदे दी है, अच्छी है, not bad. Globalization is a phenomena driven by technology and the movement of people and goods. ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है बच्चों। Globalization describes a process by which national and regional economies, societies and cultures have become more integrated through global network of trade, communication, immigration and transportation. It's a great definition of globalization. You can memorize it if you want, but इसको आप qualify कर ले as economic globalization. Okay, 4 waves of globalization. इससे पहले जो globalization की waves discuss की थी, eras of globalization discuss की थी,
हमारे साथ नूर ने, वो बहुत एंशिएंट थी. इनफैक्ट इट डिडंट इवन, वो 19th सेंचुरी से भी पहले पहले की बातें वो डिस्कस कर रही थी. तो यू गो बैक टू दैट नूर, गुड, नॉट बैड, आप उसके पास जाएं. लेकिन इतनी हिस्ट्री की यार हमें फायदा नहीं है. ये करंट ग्लोबल ट्रेंड्स की जो है ना क्लास है, तो we don't need to go into that much ancient history. It's not a class of history. नॉलेज आपकी हो, आई लाइक दैट, लेकिन ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है. तो लेट्स कम इनटू द 21st सेंचुरी प्लीज, राइट. तो अगर हम 19th और 20th सेंचुरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम 4 वेव्स देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की. ग्लोबलाइजेशन की फर्स्ट वेव, ग्लोबलाइजेशन 1.0, refers to rapid growth in world trade mainly during the 19th century, or it can be called as the pre-1914 period. pre-1914 period, ठीक है. ये यानी 19th सेंचुरी से पहले की, उसमें देखो एज क्या वजह है ग्लोबलाइजेशन क्यों हुई थी. जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ती, इंप्रूव होती गई दुनिया में, रेलवेज आए, स्टीम शिप्स आए, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया. तो ये फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी बिफोर 1940s, और मेनली ड्रिवन बाय इनोवेशंस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अब ये याद रखो 1914 से पहले की क्या चीजें होती थी. तब क्या होता था, बड़ी बड़ी शिप्स होती थी. उसके अलावा आपके टेलीग्राफ, देखना टेलीग्राफ क्या होता है, टेलीफोन क्या चीज होती है, ठीक है ना. तो तब ये इन्वेंट हुई चीजें 1914 से पहले पहले. ओके, अच्छा जी. उसके बाद जो उसके बाद का जो ईरा है, वो सारा ईरा आता है इंटर वॉर. मैंने तभी कहा था दोनों वर्ल्ड वॉर्स का आपको पता होना चाहिए. ठीक हो गया, दोनों वर्ल्ड वॉर्स का आपको पता होना चाहिए. ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड टाइम था, और ये वर्ल्ड वॉर्स बहुत क्रिटिकल टाइम था. तो इसलिए 1945 तक का ईरा, 1914 से लेकर 1945 तक जो ईरा है वो इंटर वॉर पीरियड है. इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ. और रीजन रीजन क्या था कि वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो थी वो एट वॉर थी. सो देयरफॉर उसमें भी जो है उसकी वजह से भी देयर वाज रीजन व्हाई देयर वाज लेस प्रोटेक्शनिज्म एंड मोर ग्लोबलाइजेशन. ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमीज की जरूरत थी दूसरी जगह से. जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जो था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें बहुत सारे जो उसकी कॉलोनीज थी उस वक्त की, उससे उसने लोगों को लेके गए और वो वॉर उन्होंने फाइट की. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, एंड वी नो दैट दैट्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. अब ये दोबारा से बंद होने लगा है, 5 मिनट के बाद आखिरी लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा. ठीक है, बस आधे घंटे की और मैं क्लास लूंगी. अब ये दिस इज गोइंग टू स्टॉप एनी मोमेंट नाउ. फिर मैं आपको थर्ड लिंक शेयर करूंगी, राइट. तो ग्लोबलाइजेशन 2.0 क्या थी, वो वाली ग्लोबलाइजेशन जो वॉर्स की वजह से आई इन रिसेंट टाइम्स, राइट. अच्छा, थर्ड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिसमें हम रह रहे हैं, ओके, रह रहे